नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिसके अंदर हमने आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। हाल ही में हमने लास्ट वीडियोज के अंदर कंप्यूटर के कैसे रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कैसे रिप्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, देन उसके बाद हमने देखा था उसके अंदर जो मेथड है जैसे LRU, ठीक है ना, और FIFO जो है उसके बारे में हमने जाना था। उसको थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि है कंप्यूटर के अंदर पाइपलाइनिंग, ठीक है ना। पाइपलाइन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। पाइपलाइनिंग क्या होता है, इसकी कौन कौन से मेथड है या इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज करने का फायदा क्या है, बहुत सारे पॉइंट हम जानने वाले हैं। तो इससे पहले का थोड़ा सा रिपीटेशन देख लेते हैं। अगर कोई नया व्यूअर जुड़ा है और जो भी नए व्यूअर जुड़े हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक साइड में बेल आइकॉन, सभी से बोला जा रहा है बार बार कि आप उस नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और उसके अंदर क्लिक करके ऑल जो है नोटिफिकेशन वो सारे ऑन रखें, ताकि मेरा जब भी वीडियो आता है सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। फिर आप बोलते हैं मैसेज करके, सर हमारे पास लिंक नहीं आया, मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। अरे भाई, ये कोई प्राइवेट चीज तो है नहीं कि उसका लिंक बार बार आपको शेयर करें, ये तो पब्लिकली अपलोड हो रहा है। तो आप यहां से इस चैनल के ऊपर भी आके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका ऑन रखेंगे नोटिफिकेशन, तो वीडियो अपलोड होती सूचना आपके पास आ जाएगी। चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं थोड़ा कैसे रिप्लेसमेंट के बारे में। देखो कैसे रिप्लेसमेंट क्या है कि हम जब किसी भी रैम से, ये रैम के अंदर ब्लॉक में है डेटा, रैम से किसी भी डेटा को कैसे के अंदर आता है, इस लाइंस के अंदर डेटा आता है, तो क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर खाली जगह है तो यहां पर आके ये डेटा आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट मैपिंग के नहीं, बल्कि मैं एसोसिएट मैपिंग की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट में तो जहां आ रहा है तो वो दूसरी जगह नहीं जा सकता, जब A2 आया तो वो नीचे जाएगा, या नहीं है तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर चेंज है। इसके अंदर क्या है, एसोसिएट मैपिंग का यूज करके इसके अंदर ज्यादा यूज लिया जाता है। इसके अंदर कैसे रिप्लेसमेंट में, यहां पर मान लीजिए कि यहां पर B1 ऑलरेडी है और B2 आने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर, तो आ सकता है। होगा क्या कि ये B1 वापस यहां चला जाएगा और B2 यहां पर आके ऐड हो जाएगा। इसको हम जो बोलते हैं वो है आपका कैसे रिप्लेसमेंट। इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड होता है कि यहां से जो CPU होगा वो इसको एक्सेस करने के लिए एड्रेस जनरेट करेगा, उसी एड्रेस के बेस पर ये डेटा इसको दिया जाएगा। कैसे रिप्लेसमेंट के अंदर हमने LRU और FIFO के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा देख लीजिए। LRU और FIFO क्या होता है कि LRU का मतलब होता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी ये एक डेटा यहां पर आया हुआ है, जैसे यहां पर 3, 5, यहां पर देखो संख्या ले लेते 3, 5, 7, 9, 12, 7 और 3 मान लिया। तो इसमें जो डेटा नहीं है पहले उसको हम क्या बोलेंगे, मिस ऑपरेशन, और जो है उसको हिट ऑपरेशन कहेंगे हम। तो यहां पर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। एक और लाइन ले लेते हैं, उसके बाद 9 आ गया, अब चारों के चारों आ गए, अब आया 12। तो इसमें क्या होता है, लिस्ट रिसेंटली यूज की 12 से पता करो कि सबसे दूर जो संख्या है वो कौन सी है, या नंबर जो है या डेटा जो है वो कौन सा है। तो 12 को तो यहां पर देखो ये मिस हो गया, ये मिस, ये मिस, ये मिस और ये भी मिस रहेगा। चलो 12 से चेक करो, 3 कहाँ है, ये यहाँ पर पड़ा, 5 कहाँ है, ये यहाँ पर पड़ा, 7 कहाँ है, यहाँ पर, और 9 यहाँ पर। मतलब सबसे दूर 3 है तो यहाँ पर इसकी जगह 12 आ जाएगा। चलो 7 की बारी आई तो 7 को चेक करो, तो 7 ऑलरेडी इसमें है, तो ये एक हिट ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो मिस था लेकिन ये आपके हिट ऑपरेशन हो जाएगा। बाद में 3 की बारी, तो 3 तो ऑलरेडी हट चुका है। अब 3 से पता करो कि इसमें सबसे दूर कौन है, तो चेक किया हमने 12, तो ये 12 यहां पर है, ठीक है। ये 12 जो है यहां से यहां तक ही पड़ा है पास में, 5 ये यहां पर, 7 यहां पर, 9 ये यहां पर। तो सबसे दूर इसमें जो है वो कौन सा है, 7 है। तो 7 की जगह हम यहां पर 3 को ऐड कर देंगे। ये था लिस्ट रिसेंटली यूज। जबकि अगर मैं यहां पर इसको FIFO की मदद से जो है यहां पर जो है एडजस्ट करता हूं, तो क्या होगा कि इसको पहले ऐड कर देते 3, 5, 7 और 9, ठीक है। अब इसमें क्या है, FIFO यानी जो पहले आएगा वो जाएगा पहले। तो यहां पर अब बारी आ रही है 12 की, तो इसमें पहले कौन है, 3 हटा दो, 12 डाल दो। उसके बाद बारी किसकी, 7 की, तो 7 तो ऑलरेडी है इसमें, तो यही तो ऑपरेशन हो गया। 3 इसमें नहीं है, अब 3 किसकी जगह आएगा, तो इसमें दूसरे नंबर पर सबसे पहले कौन आया था, वो 5, तो इसकी जगह हम 3 डाल देंगे। ये था LRU एंड FIFO। वो LIFO अलग है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हमने कल डिस्कस कर ली थी और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाई थी, बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी आया आप सभी का, और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है भाई पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का अगर यूज होता है
तो इसका मतलब है कि काम जो है वो बहुत ही तेज हो रहा है। आपके अगर कंप्यूटर के अंदर वर्किंग परफॉर्मेंस जो है वो हाई है, किसी भी प्रोसेस को फास्टली किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है आपका पाइपलाइनिंग का। और इसको भी आप स्टार मार्क मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार से लास्ट वाला रिप्लेसमेंट वाला टॉपिक था, उसी प्रकार से पाइपलाइनिंग का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम रिस्क वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसके बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि अगर हम रिस्क पाइपलाइनिंग को यूज करते हैं और नहीं करते तो उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। आप अभी एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पाइपलाइनिंग यूज करना कितना जरूरी है। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा मतलब जो है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है पाइपलाइन की। तो देखो, नीड ऑफ पाइपलाइनिंग के अंदर आप देखें तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं किसी भी कार का, या कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूं कि कोई एक सर्विस सेंटर है जहां पर कोई कार पूरी बन के बाहर आ रही है। एक कार का पूरा कंप्लीट जो है कंपनी है पूरा, जो उस कार के बारे में कंप्लीट जो कार होती है वो बना के उसको आउटपुट के रूप में दे रही है, वो कार बनाती है। तो मैं कोई भी XYZ नाम से कार की कंपनी का ले रहा हूं कि यहां पर एक कार को बनने में जो है 4 दिन लग रहे हैं। क्या हो रहा है इसके अंदर कि यहां पर कार का जो इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं वो यहां पर रेडी किए जाते हैं और उनको वहां पर जो है ऐड किए जाते हैं, मतलब जोड़े जाते हैं। चलो ये बन गया। उसके बाद देखो ये पूरी कंपनी है यहां पर, ये की ठीक है, ये पूरी कंपनी मान लो आप। अब यहां पर क्या हो रहा है, कार के इस वाले सेक्शन के अंदर, इस वाले सेक्शन नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर जो कार होंगे उसके जो पार्ट्स होंगे वो बनेंगे, ठीक है, और वो पार्ट जो है वो ऐड होंगे। बस यहां तक ये इसके अंदर रखो। यहां पर एक दूसरा सेक्शन है, इसके अंदर क्या होता है कि कार को जो अंदर इंटरनल वाला सारा सोर्स है जोड़ दिया, ऐड कर दिया, उसको तैयार कर दिया ढांचे को। अब उसके ऊपर कवरिंग की जाती है, मतलब उसके ऊपर जो है बॉडी तैयार की जाती है या बॉडी उसके ऊपर लगाई जाती है। तो वो काम इस सेक्शन के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? इस सेक्शन के अंदर। चलो यहां पर बॉडी के पार्ट्स जो थे वो जोड़ दिए, कार का जो इंटरनल रिसोर्सेज जो इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं वो जोड़कर वो कार तैयार कर दिए। लेकिन उसके ऊपर जो बॉडी होती है ना, पूरी बॉडी, जिससे हम अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, ऊपर का जो आवरण है या कवर जो है, जो बॉडी है ऊपर वाली, तो वो यहां पर इस सेक्शन में बन रही है या इस सेक्शन में उसके ऊपर जो है ऐड की जा रही है। यहां पर हो गया। उसके बाद ये कार आएगी यहां पर, जिस पर फाइनल वर्क किया जाएगा इस कार के ऊपर, मतलब कार के ऊपर पेंट किया जाएगा और फाइनली कार को एक तैयार कर दिया जाएगा इस वाले सेक्शन में। अब इस कार को बनने में मैं कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको कि एक कार को बनने में अगर इस प्रकार का प्रोसेस लगता है तो 4 दिन लगते हैं, ज्यादा भी लगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि सारा काम तो मशीन कर रही हो भी सकता है फास्टली। तो एक कार को बनने में 4 दिन लग रहे हैं। अब हम यहां पर पाइपलाइनिंग, ठीक है ना, एक तो देखेंगे हम पाइपलाइन की मदद से और एक देखेंगे नॉन पाइपलाइन की मदद से। अगर पाइपलाइनिंग नहीं हो, अभी इसको भूल जाओ आप, अभी हम बात कर रहे हैं अगर नॉन पाइपलाइनिंग मेथड है एक तरह का, ये कोई ऐसा नहीं है कि भौतिक चीज दिख रही है आपको, नहीं, ये पाइपलाइनिंग जो है एक मेथड है, एक विधि है, कुछ भी आप बोलो, ठीक है, एक ट्रिक है। तो इसके अंदर क्या होता है नॉन पाइपलाइनिंग के अंदर कि एक कार यहां पर आएगी, सॉरी वो जो कार है वो अंदर का जो कार का जो भी ढांचा वो बनेगा, फिर वो यहां जाएगा, उसके ऊपर बॉडी लगाई जाएगी, कवर किया जाएगा, उसके बाद यहां जाएगी और वो कार बन के बाहर आएगी। तो यहां से ये गई, ठीक है, ये मेटेरियल बन के बना कर गया, यहां पर इस पे कवरिंग की गई, यहां पर गया और यहां से बन के बाहर आई, यानी एक कार बन के अपने पास बाहर आ गई। दिन कितना लगा? 4 दिन। अब जब ये पूरा बन के बाहर आएगा तब जो पीछे वाले व्यक्ति हैं वो तो बैठे रहेंगे, यहां पर जब काम चल रहा होगा ये बैठे रहेंगे, यहां पर काम चल रहा होगा तब ये बैठे रहेंगे दोनों। तो यहां पर क्या हो रहा है नॉन पाइपलाइनिंग में कि जो बाकी वाले जो काम है ना वो सारे होल्ड ओवर के, लेकिन यहां पर अब क्या होगा कि दूसरी कार बनानी है। अब इन कार को 100 कार बनाने का ऐसा टेंडर जो है मिल चुका है, या इनको ने सोचा है कि हमें 100 कार बनानी है। तो अगर इस मेथड से बनता है तो एक कार पूरी बन गई 4 दिन, दूसरी कार और बन गई, कितने हो गया? 8 दिन। इस प्रकार से अगर 100 कार बनानी हो, अगर मुझे 100 कार बनानी है तो क्या होगा, मुझे लगेगा यहां पर कितने दिन लगेंगे? 4 गुणा 100 बराबर 400 दिन। कितने लगेंगे? 400 दिन जो है मुझे 100 कार बनाने में लगेंगे, क्योंकि एक कार पूरी बन के आ रही है 4 दिन में, तो दूसरी जाएगी वो 8 दिन में,
तीसरी, तो इस प्रकार से इसमें दिन जो है ऐड होते जाएंगे। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर लो इसको कि अगर आपको 100 कार बनाने का दे रहा है, उसमें नॉन पाइपलाइनिंग मेथड है, तो एक कार बन के पूरी बाहर आएगी, तब दूसरी कार बनने के लिए यहां से जाएगा। तो यहां से अपना क्या है, यहां पर तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये तो प्रोसेस धीरे हो गया। अब अगर ये ऐसे 400 दिन देगा आपको, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 साल के आसपास हो गया, बाहर हो गया, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, काम धीमे हो रहा है और रिजल्ट जो है वो भी धीमे आ रहा है, क्योंकि एक कार बन के पूरी आ रही है, उसके बाद वापस दूसरी को बनाने का प्रोसेस हो रहा है, तब तक वो बैठे ही रह रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि इस पाइपलाइनिंग मेथड को जो है इजाद किया गया, इस पाइपलाइनिंग मेथड को यूज किया गया। तो इस पाइपलाइनिंग मेथड में क्या होता है कि जब एक कार के ये सारे पार्ट्स और लगा के वो सारा इंटरनल रिसोर्स बना के भेज दिया यहां पर, तो क्या होगा कि जब यहां पर इसके अंदर कवरिंग होती होगी, जब इसके अंदर कवरिंग होगी ना, उसके ऊपर जो कार के अंदर पार्ट्स लगा दी, उसके ऊपर वो बॉडी लगेगी ना ऊपर कार की, तब क्या होगा, ये दूसरी कार का काम शुरू कर देगा ये कंपनी। ठीक है, अब वो जिन ये बना रहे हैं वो आगे भेजेगा, तो ये यहां से इसको भेज देगा। ठीक है, तो फ्री कोई नहीं बैठ रहा है। तो अब ये देखो, ये पहला कार था, ये यहां पर आ गया, पहला यहां आ गया। ठीक है, अब ये यहां पर गया, अब दूसरे का चल रहा है, तो यहां पर तीसरा शुरू हो गया। जब ये दूसरा यहां आएगा तो क्या होगा, यहां पर ये तीसरा पहुंच जाएगा, या चौथे का वर्क शुरू हो जाएगा। मतलब बैठे नहीं रह रहे हैं, ये यहां पर बैठे नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कार होगी वो फटाफट बन जाएगी। सिर्फ 1 दिन का डिफरेंस रहेगा हर कार में। देखो, पहली कार तो चलो बन के आएगी यहां तक, तो पहली कार में देखो यहां पर देखता हूं, पहली कार को तो बन के आने में 4 दिन लगेंगे, ये तो बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये 4 दिन लग गए इसको बन के आने में। लेकिन दूसरी कार तो पीछे ही थी ना भाई। देखो यहां पर देखो आप कि ये फर्स्ट कार है, ठीक है, ये कार यहां से बन के यहां गई, ठीक है, और यहां जाके फिर बाहर निकले तो इसको 4 दिन लग गए। लेकिन ये भी तो हो रहा था ना कि पीछे दूसरी कार भी आ गई थी, और जैसे ये बाहर निकली तो तीसरी का यहां पर बॉडी कवरिंग चल रहा था, और तीसरी भी उसके जस्ट पीछे थी, मतलब 1 दिन का डिफरेंस। तो इसी प्रकार तीसरी यहां निकल गई, चौथी आ रही है, तो मतलब बाकी के जितने भी हैं, अब इसके अंदर देखो एक कार तो बनने में 4 दिन लगे, अब पीछे कितने बचे, 100 कार बनानी है, तो 99 कार, तो 99 कार को बनने में कितना टाइम लगेगा, 1 दिन का टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 1 दिन का टाइम लगेगा। तो यहां पर अब आपको देखो 99 कार मतलब एक कार को बनने में जो बाकी वाली जो कार होगी ना, वो पर कार 1 दिन लगेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पर कार जो है 1 दिन लगेगी। तो इसमें क्या होगा, 99 प्लस 4, ठीक है, 99 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके, 103 दिन लगेंगे टोटल, 103 दिन लगेंगे, क्योंकि बाकी की जो 99 कार थी ना वो तो 1 दिन में रेडी होकर आ रही है। तो ये यहां पर हो गया 99 और ये 4 डे, क्योंकि ये 4 डे किसका, ये फर्स्ट वाले का है। फर्स्ट वाली जो कार थी ना उसको बनने में तो 4 दिन लगे थे, लेकिन दूसरी वाली तो उसके दूसरे दिन ही बन गई, 5वें दिन ही, तीसरी 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, ऐसे। तो ऐसे करके बाकी वाली को तो 1-1 दिन ही लगा। तो यहां पर अपना क्या हो गया, 103 दिन में ये रेडी हो रही है, और ये यहां पर 400 डे में। अब यहां पर आप पता लगा लो कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा लगा, और यहां पर आपको यह भी पता चल चुका होगा कि पाइपलाइनिंग और नॉन पाइपलाइनिंग में कितना डिफरेंस है। रात दिन का डिफरेंस आ गया था, इसमें 400 दिन लग रहे हैं 100 कार को बनाने में, इसमें सिर्फ आपके 103 दिन में जो है आपके 100 कार तैयार हो रही है। तो ये आपके इसके अंदर मेन डिफरेंस होता है, और पाइपलाइनिंग का ये यूज होता है। अब इसको इन टर्म ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर इसको यूज लें तो इसका यूज होता है पाइपलाइनिंग का कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है, वर्किंग परफॉर्मेंस होती है, उसको हाई करने में। क्लॉक पल्स होंगे वो हाई होंगे तो वर्क हाई होगा, आपका जो रेस्पॉन्स होगा वो भी आपको हाई मिलेगा, रिजल्ट भी हाई मिलेगा। तो इसके लिए हम यहां पर पाइपलाइनिंग कर रहे हैं। अब पाइपलाइनिंग के अंदर ये नहीं है कि अंदर पाइप घुसेड़े, वो नहीं है। इसके अंदर एक मेथड है ये, जिसमें हार्डवेयर को कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे, हार्डवेयर होंगे ना उसको कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे जिससे कि वो रिजल्ट और परफॉर्मेंस जो है वो हाई रख सके। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है पाइपलाइनिंग के बारे में कि पाइपलाइनिंग को यूज करने में और नहीं यूज करने में कितना फायदा है, और नहीं में क्या होता है, हाँ में क्या होता है। ये था पाइपलाइनिंग के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, और पाइपलाइनिंग के अंदर और ज्यादा जो है स्टेज डिले, ठीक है ना, पाइपलाइनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज डिले, और यहां पर स्टेज डिले हो गया, और आपके जो टाइम स्पेस टाइम जो है आपका उसके बारे में जानेंगे हम, और एक्स और वाई एक्सेस के जो डेटा होता है किस प्रकार से इसके अंदर होता है, एक एक दिन कैसे लग रहा है इसको, और हम ज्यादा डिटेल के अंदर जानने वाले हैं। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। तो अब देखिएगा हम यहाँ पर पाइपलाइनिंग के अंदर कौन कौन से स्टेजेज हो सकती है, और उन स्टेजेज के बेस पर हम एक यहाँ पर नंबरिक क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन जो है इनपुट से आउटपुट तक जाती है,
इनपुट गई और आउटपुट से जब आती है या आउटपुट तक जाती है तो उसके बीच में उसको बेसिकली 5 स्टेजेस को जो है पास करना होता है, यानी गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है इंस्ट्रक्शन फेच, ठीक है ना, जो इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको ये फेच करेगी। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन डीकोड, यानी जिसको आईडी भी कहा जाता है, उसको डीकोड करेगा, उसके बाद करेगा उसको वो एग्जीक्यूट के बाद वो मेमोरी में लोड और उसके बाद उसके ऊपर राइट बैक एंड आउटपुट के रूप में वो निकल जाएगा। अब हम यहां पर एक नंबरिक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमारे पास 5 स्टेजेस हैं और 5 इंस्ट्रक्शन है। ये बना हुआ नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाए हैं आपके सामने ताकि मेरे को बाद में इसके लिए अलग से कोई टाइम ना निकालना पड़े। तो आपको यहाँ पर स्टेजेस 5 दे रखी है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की संख्या कितनी भी दे सकता है, 8, 9, 10। अभी एक आप 5 इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने का समझेंगे तो उसके बाद आप जो है यहाँ पर जितने चाहिए उतने इंस्ट्रक्शन आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप इसके बेस पर जो है टाइम निकालेंगे, कितने डे लगते हैं वो निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ये आपका एक्स एक्सिस है वो है आपका टाइम और इस साइड में है आपका स्टेज। ये सारी स्टेजेज हैं। कितनी स्टेज है? 1 2 3 4 5। चलिए पहली इंस्ट्रक्शन को लेता हूं। कितने इंस्ट्रक्शन है अपने पास? 5। तो मैं यहां पर इन पांचों इंस्ट्रक्शन को यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर है मेरे पास I1 I2 I3 I4 एंड I5, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका इंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे लाइनिंग भी ज्यादा हो जाएगी। मैंने पहले ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन को, इसलिए मैंने को पता है कि यहाँ पर यहाँ तक आएगा, इसलिए मैंने ये बनाया है। चलो I1 को लेके आते हैं। तो I1 यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है पहली स्टेज के अंदर यहाँ पर जो है आ चुकी है, ये आपकी I1 यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ इसको। तो यहां पर ये अपनी I1 जो स्टेज है वो आ चुकी है इस स्टेज फर्स्ट के अंदर। I1 इंस्ट्रक्शन आ चुकी है अपनी फर्स्ट फेज के अंदर। अब वो क्या करेगी, जब ये यहां पर जाएगी, अब देखो एक साथ 2 इंस्ट्रक्शन आ नहीं सकती है। आपको बोला था जब सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो पहली शुरू होगी तो वो आगे की स्टेप पे जाएगी, नेक्स्ट स्टेज पे, तब जाके दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो काम करना शुरू करेगी, तब जाके वो दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो काम करेगा। यहां तो डायरेक्ट आने से रहा, ठीक है ना, दूसरी स्टेज पे डायरेक्ट तो आने से रहा। तो यहां पर क्या होगा कि ये आएगी, यहां पर देखो पहला तो आपके आ चुका इंस्ट्रक्शन फैच हो गया। अब उसको क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड करेगा, यानी ये दूसरी स्टेज में आ चुकी है यहां पर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं I1। उसी वक्त क्या होगा कि I2 जो है वो यहां पर आ जाएगी इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए। तो I2 इंस्ट्रक्शन जो है वो उस टाइम फैच जो है मोड में आ चुका होगा। तो I2 आ चुका है फैच होने के लिए और I1 जो है वो अभी एक स्टेप आगे है, मतलब वो डिकोड हो रहा है। अब जब आपका I1 जो है डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, यहां पर I1 एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, तब I2 जो होगा वो आपके यहां पर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के लिए आ जाएगा। आया समझ में आपको? फर्स्ट ये 5 स्टेज ये पार करता जाएगा। तो देखो I1 यहां पर था, ये पहले यहां पर जो है आपके फैच हुआ, उसके बाद ये हुआ डिकोड, उस डिकोड होने के बाद वो आया एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी थर्ड स्टेज में। तो देखो यहाँ पर टाइम भी आप कोई एक जने का क्वेश्चन था भाई, मैंने इससे पहले एक बार इस टॉपिक को पहले पढ़ा चुका हूं मैं, किसी ने बोला था कि सर इसको सीधा ही क्यों नहीं लिख दें। तो एक दिन में तो सारा काम होने से रहा ना, तो नीचे दिन भी साथ साथ में देख जाओ, ये एक एक दिन बढ़ेगा। तो दिन और ये स्टेज, तो स्टेज तो बड़ी बड़ी, साथ में दिन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो I1 फैच हुआ, ये डिकोड होने के लिए आ गया। उसी वक्त क्या हुआ, I2 इंस्ट्रक्शन फैच होने के लिए आ गया। अब I2 जब डिकोड होने के लिए गया तब I3 जो है वो आपके आ गया फैच होने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते क्या है, जब एक इंस्ट्रक्शन काम कर रही है उसके ऊपर एक और इंस्ट्रक्शन जो है दूसरा प्रोसेस कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। हमेशा ध्यान रखना, ओवरलैपिंग, ये ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन जो है किसी स्टेज पर काम करी, उसी वक्त एक और इंस्ट्रक्शन किसी दूसरे स्टेज पर काम कर रही होगी। इसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शन ओवरलैपिंग, यानी ये ओवरलैप्ड कर रही है इसको। चलिए अब I3 जो है, I1 जो है वो आ चुका है एग्जीक्यूट होने के लिए। अब ये मेमोरी में आपके चला जाएगा लोड होने के लिए, ठीक है। और फाइनली आपके 5 दिन, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो ये 5 दिन जो है आपका राइट बैक हो जाएगा, ये यहाँ पर आ चुका है। और 5 दिन में कंप्लीट ये स्टेज हो और ये बाहर आ जाएगी यहां से। कैसे, ये यहां से ऐसे बाहर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस था I1 का। इसी तरीके से I2 भी दो है, यहां पर आ जाएगी, ये I2, ये यहां पर I2, ये I2,
ये भी। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना लगा, सिर्फ 1 दिन का। इसको 5 दिन में इंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और यहाँ पर 1 दिन ज़्यादा लगा, इसके अंदर 6 दिन। इसी प्रकार से अब I3, ये यहाँ पर I4 को भी डाल देता हूँ मैं, I5 को भी यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब I3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके I4 आ जाएगा, यहाँ पर I5 आ जाएगा, ये यहाँ पर I3, I4, I5, यहाँ पर देखिए आप, ये I3, ये I4 एंड I5। इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपके I3, ये यहाँ पर बाहर आ चुका है, ये I4, ये भी यहाँ से बाहर आ चुका है, और ये I5 देख ली, बराबर यहाँ पर 9 दिन हो रहे हैं। अभी मैं एक न्यूमेरिक क्वेश्चन की मदद से भी आपको समझाऊंगा इसको कि अपन के 9 दिन बराबर सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो एक बार अगेन मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहां पर ये डायग्राम समझ आ। इसको स्पेस टाइम डायग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है स्पेस टाइम डायग्राम। ये आपका स्पेस टाइम डायग्राम है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि एक इंस्ट्रक्शन कौन कौन से स्टेजेस से जो है गुजरती हैं, और जब कोई इंस्ट्रक्शन काम कर रही है उसी समय दूसरी इंस्ट्रक्शन अगर किसी स्टेज पर काम कर रही है तो उसको ओवरलैपिंग बोलेंगे। चलिए अब यहां पर क्या हुआ कि मैंने 5 इंस्ट्रक्शन लिए हैं और 5 मेरे पास स्टेजेज हैं। तो पांचों में क्या हुआ कि पहली इंस्ट्रक्शन जब यहां पर आएगी आपके फैच होने के लिए, तब ये यहां पर जो है दूसरे स्टेज पर जाएगी जहां पर होगा इंस्ट्रक्शन डी कोड। तो ये डी कोड हुआ। तीसरे दिन क्या हुआ, इसने एग्जीक्यूट किया। चौथे दिन क्या किया, इसने मेमोरी में ये आया। 5 दिन ये उसको राइट बैक कर गया, ठीक है ना, आउटपुट में। अब यहां पर इसी प्रकार से I2 भी है, ये 5 स्टेज में I2 यहां पर ये। अब देखो जब I1 काम पे आया उस दिन I2 भी आ गया। तो इनमें देखो एक दिन का ही आपको गैप मिल रहा है। लेकिन शुरू वाली सबसे बड़ी ध्यान रखना कि जो शुरू वाली आपके हैं एक इंस्ट्रक्शन जो काम करने का ले रही थी वो थी आपके 5 दिन। कितना दिन ले रही थी, 5 दिन ले रही थी। देखो यहां पर ये 5 दिन हुए ना, तब जाके फिर तो 1 दिन का गैप रहा दूसरे वाले में, क्योंकि ये तो साथ साथ में काम हो रहा था इसका, तो ये 5 दिन तो काउंट हो गए। तो यहां पर मैं एक यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें के को बोलेंगे हम क्या, स्टेज। अब हमें जो यहां पर सॉल्व करेंगे तो के को बोलेंगे हम स्टेज और एन को बोलेंगे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं। तो यहां पर एन के अंदर देखो कि मैं यहां पर एक फॉर्मूला रेडी कर रहा हूं जिसके अंदर है के प्लस 1 और यहां पर हो जाएगा n-1। k+1 यानी जो स्टेज अब आगे से आगे ज्ञात होगी, तो यहां पर k क्या है 5, ठीक है। और यहां पर देखिए आपके n-1, देखो यहां पर तो देखो स्टेज आपको ज्ञात करनी है तो k+1 कर दो ओनली। इससे क्या होगा, 1 दिन आगे का ज्ञात हो जाएगा, 1 दिन आगे का ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अब मेरे को स्टेज नेक्स्ट 5 की स्टेज आगे की ज्ञात करनी, कितने होगा 5 + 1 6। अब 6 आ गया। दूसरी स्टेज नेक्स्ट ज्ञात करनी क्या है, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो स्टेज ज्ञात करना है तो आप इसको यूज करेंगे k+1, मतलब जो स्टेज देगी उसके अंदर 1 दिन ऐड कर दो। ये देखो एक दिन ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो ये स्टेज ज्ञात करनी है। अगर आपको कंप्लीटली याद करना है कि इसमें कितना टाइम लगा है, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा भाई। आपका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, k + n-1। क्या होगा, k + n-1। अब k क्या है भाई, आपके यहां पर पता करिए k क्या है, स्टेज। कितनी स्टेज दे रखी है, 5 स्टेज दे रखी है, प्लस n-1। n कितनी है, इंस्ट्रक्शन 5। तो यहां पर मैं 5 - और 1 कर देता हूं, यानी 5 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ना, तो 5 - 1 कितना आया भाई, 5 + 4 9। ये देख लीजिए 9 दिन आ गया बराबर रिजल्ट आपके पास। पहले वापस इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, के यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेज को, एन कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि मैं अगर सिर्फ एक स्टेज को ज्ञात करना कितनी स्टेजेस है, तो उसमें स्टेजेस 5 तो दे रखी है, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टेज जो है उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो हर एक स्टेज को आगे बढ़ने में 1 दिन लग रहा है। ये देखो पहली स्टेज थी, दूसरी स्टेज पे गया तो ये दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन का गैप आ रहा है, इसलिए मैंने k+1 किया। और यहां पर जो है अब मेरे को नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और इसका कंप्लीट डेज ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला होगा k + n-1, ठीक है। इसमें क्या होगा, k की स्टेज तो लिख दो आप यहां पर, और n-1 में यानी इंस्ट्रक्शन कितने दे रखे हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपने जैसे इसमें ले लिया, यहां पर आपके 5 - 1 इंस्ट्रक्शन टोटल कितने 5, उसमें 1 ले लिया, तो यहां पर कितना होगा 5 - 1, तो ये हो गया 5 + 9, और यहां पर 9 हो गया। अगर एग्जाम में आपको दे रखा कि एक जो है आपका इंस्ट्रक्शन 1 मिलीसेकंड ले रहा है, तो यहां पर टोटल कितना मिलीसेकंड लगेगा, इसको 1 से गुणा कर दो,
तो हो जाएगा आपके 9 मिलीसेकंड। ठीक है, ये एक गेट के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ये कंप्लीट ऐसा ही का ये डीटो था, बस उसके अंदर आपके जो है संख्या चेंज दे रखी थी, इंस्ट्रक्शन वहां पर आपके चेंज था, 9 या 10 इंस्ट्रक्शन का ऐसा कुछ था, तो ऐसा ये चेंज है और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आप किस प्रकार से पाइपलाइन को डिफाइन करते हो, किस प्रकार से उसके नंबरिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, ये सारा इसके अंदर आ चुका है। देखो भाई, ठीक है, और आप जब नोट्स डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको और कुछ फॉर्मूले भी मिल जाएंगे विथ डिफाइन। ये सारा जो ऐसा मैंने बनाया वैसा का वैसा आपको समझाया हुआ है, और नोट्स आप जब एक बार देख लेते तो आप कंफर्म रहो कि आपको सारे के सारे टॉपिक याद हो गए। बस आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हो क्लास के अंदर, इसका मतलब है कि आपको जो टॉपिक पढ़ने के लिए आप आए हो वो डेफिनेटली आप याद करके जाओगे। जितना इजी वे हो सके उतना इजी मैं समझाने की कोशिश करता रहता हूं आपको। चलो एक बार वापस रिपीटेशन दे देता हूं मैं। यहां पर मैंने लिए 5 स्टेज, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन फैच होता है, दूसरे दिन आईडी होता है, मतलब दिन नहीं माने तो ऐसा दूसरा स्टेज है, तीसरे में वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेमोरी में आएगा, राइट बैक कर देगा। यहां पर मैंने 5 इंस्ट्रक्शन लिए, आप यहां पर 3 इंस्ट्रक्शन है और 5 स्टेज है। अब इसमें 5 आपके इंस्ट्रक्शन है, 5 स्टेज है, सॉरी। तो अब इसको देखो, यहाँ पर I1 आया स्टेज 1 में, फिर दूसरे दिन में I2 में ये जो है यहाँ पर दूसरे दिन में जाएगा स्टेज 2 में, तीसरे दिन आपके स्टेज 3 में, चौथे दिन आपके स्टेज 4 में, और 5वें दिन आपके वो फाइनली बाहर आ जाएगा, यानी इंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा, अपना काम कर जाएगा। दूसरे दिन भी ये दूसरे इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ में होती जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो डेफिनेशन सुनो आप, जब एक इंस्ट्रक्शन काम कर रही है और उसी वक्त एक दूसरी इंस्ट्रक्शन और किसी स्टेज पर काम कर रही है, उसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको। और स्पेस टाइम डायग्राम तो ये आपके सामने है, जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जिसमें वाई एक्सेस आपके स्टेज को शो कर रहा है स्टेज, और ये आपको किसको कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, यानी कितना दिन या टाइम आप मान सकते हो। तो मिनट दे रखा तो मिनट गिन लीजिए आप, टाइम दे रखा, डेज दे रखा तो डेज आप काउंट कर लीजिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। एक बार सभी इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें भाई, एक बार सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इस सीरीज के अंदर कई जनों को प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये यहां से यहां तक जा रही है, तो यहां पर देखिए एक और डायग्राम होता है इसका। वैसे ही तो स्पेस टाइम डायग्राम है, लेकिन स्टेजेस जो होती है, देखो यहाँ पर ये स्टेज है, इसका ये रजिस्टर है, ये दूसरी स्टेज है, इसका ये रजिस्टर है, ये तीसरी स्टेज है, ये इसका रजिस्टर है। ऐसे आप जितने चाहे इससे आप जो है बना सकते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, एक देखो ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये आपके जो है स्टेज, ठीक है, और यहाँ से इनपुट जा रहा है, यहाँ से आपका आउटपुट आ रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो एक स्टेज जब जाएगी तो ये यहाँ पर जैसे S1 है, S2 है, S3 है और ये Sn है, मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस। अब जब एक स्टेज यहाँ से इनपुट होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ आया तो ये आउटपुट हो गया, नहीं, आउटपुट में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो 2 जो स्टेज है, दूसरे नंबर जो स्टेज है, उसके लिए ये इनपुट होगा, क्योंकि आउटपुट तो फाइनल यहाँ निकलेगा। अभी तो ये सारे इनपुट इनपुट आ रहे हैं, तो इनपुट गया, इसका रिजल्ट यहाँ से इंस्ट्रक्शन का आया, वो आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम आते हैं, तो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होते हैं, जो आपके बीच के जो रिजल्ट, कुछ रिजल्ट ज्ञात किया है, उसको कहीं थोड़ी देर के होल्ड करना या स्टोर करने के लिए काम आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो यहाँ पर देखो आपका स्टेज 1 का आउटपुट आया, इसको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया, यहाँ से इसको सेकंड में भेज दिया, तो यहाँ पर ये तो क्या हुआ, इनपुट है, जबकि ज्ञात हुआ वो क्या था, आउटपुट। इसी प्रकार से आगे जाएगा, इसे फाइनली लास्ट तक जाएगा, ये जो आउटपुट आएगा इसको आउटपुट बोलेंगे हम, रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट बोलेंगे, बाकी सारे के सारे आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर इनपुट के अंदर काउंट होंगे। ये स्टेजेस के बारे में ध्यान रखना भाई, इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी, फिर हम जो है बात करते हैं आगे की। तो देखिए साथियों, हमने आज इस वीडियो के अंदर जो है पाइपलाइनिंग के बारे में देखा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर पाइपलाइनिंग का। एक दो स्टूडेंट का ऐसा कुछ मैसेज आया है कि सर आप क्लास को बहुत लंबा लो, क्लास को थोड़ा टाइम जो है इसका बढ़ा दो। तो भाई ऐसी बात है, किसी भी टॉपिक को अगर हम थोड़ा हार्डली पढ़ेंगे तो मतलब क्या है, उसको तो टाइम आप जितना चाहो, वैसे मैं तो खींच के 2 घंटे का कर लूंगा, लेकिन किसी भी आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है, टॉपिक तो वो का वो रहेगा, बोलूंगा तो वो का वो, टॉपिक के बारे में परिभाषा वो का वो है। तो मेरा ये मानना है कि भाई उसको जितना
जो उसका जो एक लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर समझ लें तो अच्छी बात होती है। मेरा ये मानना है कि मैं किसी एक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक आपको समझा सकता हूँ। अब ज़्यादा अगर हम टॉपिक लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी हो ज़्यादातर एक ही टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अपन अगर समझने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है वो ऐसा कचरा नहीं लेके चलेंगे। इतने दिन का अगर अच्छी मेहनत की है तो हम जाके अब आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है जानेंगे कि पाइपलाइनिंग के अंदर हैजार्ड्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या आती है इसके अंदर, स्टेजेस जब यूज करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी हैजार्ड्स आती है, उसको आपको किस प्रकार से जो है पहचानना है, तो उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जानने वाले हैं। और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लासेज का मैं बोल रहा हूं तो उसकी जल्द ही आपकी क्लासेज अपलोड होने वाली है भाई। आप क्लास चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। और इस वीडियो के लिंक को आज आपके लिए टारगेट अगेन दे रहा हूं, 5 जनों को आपको प्लीज जो है शेयर करना है। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा ले रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।